गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण क्लास में आप सबका स्वागत है और समर्पण इंस्टीट्यूट परिवार से भी आप सबका स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप वीडियो से जुड़े रहें, हमारे से जुड़े रहें और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते रहें। क्योंकि अभी आपने देखा है कि अभी फ़िलहाल 1 जुलाई को एक स्कूलें खुलने का यानी कि चांस बना था, लेकिन महामारी ये जो कोविड-19 है ये कम नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको कुछ समय के लिए और आगे लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए और उनमें जो स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर हैं, इन पर पाबंदी लगाई है। और ये लगभग मेरे हिसाब से उन्होंने 31 जुलाई दी है। अभी ये भी फिक्स नहीं है कि इसमें भी स्कूल संचालित हो पाएंगी। इसलिए आपसे अति निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो समय निकल जाएगा आपको नहीं मिल पाएगा, किसी कीमत पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, हमें समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पिछले वाला जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि कुछ आप परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। तो परिवहन में अपन स्थल परिवहन पढ़ा था। कौन सा परिवहन पढ़ा था? स्थल परिवहन पढ़ा था। उस स्थल परिवहन में अपन ने सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद में जो रेल परिवहन है, विश्व रेल परिवहन के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। और विश्व के जो प्रमुख रेल के जो मार्ग थे उनका अध्ययन किया था। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग या आंतरिक महाद्वीपीय जो रेल मार्ग थे उन सब का अपन ने अध्ययन किया था। तो उससे आगे चलते हुए अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये जो 12th क्लास का जो ये 10वां पार्ट है, 12th क्लास का 10वां पार्ट है ज्योग्राफी का, तो उसमें आगे का जो मैटर है वो है आपका वो परिवहन से संबंधित ही है। उसका नाम है जल परिवहन। कौन सा परिवहन है? जल परिवहन। देखिए, वैसे तो परिवहन के सभी साधन अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं कि कोई भी ऐसा साधन नहीं होता है जो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो मनुष्य के विकास में सहयोग नहीं करता है। तो बिना परिवहन के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे से साइकिल से लेकर के बहुत बड़ी जहाज, हवाई जहाज तक क्यों न हो, वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। तो उसमें जो जल परिवहन है ये भी परिवहन का एक विशेष और महत्वपूर्ण साधन माना गया है। क्योंकि जितने भी आज अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश से आप जुड़ रहे हैं, तो अधिकांशतः जलमार्ग के द्वारा उनसे जुड़ पाते हैं, उनके साथ जो व्यापार साझा कर पाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट की जो क्रिया उसको पर संपर्क कर पाते हैं। तो जल परिवहन की जो सीमाएं हैं, देखिए प्रत्येक देश से, लगभग प्रत्येक देश से, जो एशिया के जो उत्तरी देश हैं उनको छोड़ दें तो दक्षिण जितने भी देश हैं, या अपने ये देखते हैं कि दक्षिणी महाद्वीप जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका है, अरबी देश हैं, ठीक है, या यूरोपीय देश हैं, एशियाई जो दक्षिणी पूर्वी देश हैं, ये अपने आप में जलमार्ग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें आवागमन होता है और व्यापार संपन्न होता है। आपने स्वेज नहर का नाम सुना होगा, पनामा नहर का नाम सुना होगा। तो ये तो इंटरनेशनल स्तर पे परिवहन का साधन उपलब्ध करवाते हैं। इसी प्रकार से कुछ परिवहन के साधन ऐसे भी होते हैं, जैसे नील नदी की बात करें, राइन नदी की बात करें, डेल्यूब नदी की बात करें, या जैसे सेंट लॉरेंस झील वगैरह उनकी बात करें, ठीक है। तो ये भारत की बात करते हैं तो गंगा नदी है, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक। तो ये ऐसी नदियां हैं जो अपने आप में एक आंतरिक स्तर पर जलमार्ग का कार्य करती है। इनका इस्तेमाल जलमार्ग के रूप में किया जाता है। तो जलमार्ग एक विशेष महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। अपन देखते हैं कि जलमार्ग की चर्चा करते हैं। देखो, जल परिवहन जैसे अन्य परिवहन के साधन होते हैं, जैसे सड़क परिवहन है या रेल परिवहन है या जैसे वायु परिवहन की बात करते हैं, तो ये जो परिवहन के साधन हालांकि विशेष माने जाते हैं, लेकिन विशेष होने के साथ साथ ये काफ़ी महंगे और खर्चीले भी होते हैं। तो उन्हीं के बीच में जो जल परिवहन है ये परिवहन का विशेष महत्वपूर्ण साधन तो है ही, साथ ही साथ में अपन ये देखते हैं ये जो परिवहन का साधन है जल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ करके उसमें आपसी जो व्यापारिक जो क्रिया होती है उसको संपन्न करते हैं। लेकिन ये एक सस्ता परिवहन का साधन होता है। कैसा परिवहन का साधन होता है? सस्ता परिवहन का साधन होता है। भाई सस्ता परिवहन का साधन क्यों होता है?
जैसे मान लीजिए कि आप कोई सड़क बना रहे हैं, उसमें काफ़ी अधिक व्यय करना पड़ता है, या कोई जैसे एरोड्रम बना रहे हैं उसके लिए काफ़ी व्यय करना पड़ता है, ठीक है, या कोई रेलवे लाइन बिछा है उसके लिए काफ़ी व्यय करना पड़ता है। लेकिन जो जलमार्ग है इसमें मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो खर्चा होता है, जो व्यय आता है, वो किसमें आता है? इसके लिए जो अपन एक बंदरगाह का निर्माण करते हैं, बंदरगाह को गहरा करते हैं, या जो पोताश्रय का निर्माण करते हैं, तो इसमें व्यय होता है, इसको कोई विशेष व्यय की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो समुद्री जलमार्ग होते हैं, ये तो वर्ष भर खुले होते हैं, जो भी समस्या आती है तो आंतरिक जलमार्ग, जो नदी जलमार्ग होते हैं, जो झील जलमार्ग होते हैं, उसमें समस्या उत्पन्न होती है, बाकी इसमें समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो एक तरह से जो जल परिवहन है, तो परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन विशेष महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, और साथ साथ ये सस्ता साधन भी माना जाता है। और ये सस्ता साधन क्यों माना जाता है, अभी चर्चा कर रहे थे, भाई इसमें मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, तो जलमार्ग निर्माण में विशेष धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये जो जलमार्ग है ये किन के द्वारा किया जाता है? भाई जलमार्ग के लिए आपको विशेष अच्छी परिस्थितियां कौन सी हैं? जैसे कोई खुले महासागर हैं, गहरे महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तो इनमें इस प्रकार का परिवहन किया जाता है। तो समुद्री परिवहन के अंदर यानी कि जो जल परिवहन है उनमें नदियां आती हैं, नहरें आती हैं, झीलें आते हैं, इनके साथ साथ समुद्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है कि पोताश्रय निर्माण जलमार्ग को गहराई में सुरक्षित रखने के लिए धन व्यय करना पड़ता है। अन्य व्यय अभी बात करते हैं, इसके सस्ता परिवहन का साधन है। भाई सस्ता परिवहन का साधन कब होगा? जब उस पर निर्माण व्यय सबसे कम होगा। ठीक है, जब उस पर निर्माण व्यय सबसे कम होगा तो परिवहन का साधन सस्ता हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। फिर रही बात ये मार्ग है ना, कम दूरी तय करता है। दूरी क्या करता है? कम तय करता है, सीधा जाता है लगभग, तो इसमें समय की भी बचत होती है और ईंधन की भी बचत होती है, इसलिए परिवहन का साधन एक तरह से सस्ता परिवहन का साधन माना जाता है। देखिए, नौकाएं हैं, स्टीमर हैं, जलपोत हैं, आदि जल परिवहन के प्रमुख साधन। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप किन किन जल परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। तो हम नौकाओं का प्रयोग कर सकते हैं, स्टीमर्स होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जलपोत, आप जलयान का नाम सुना है, जो जल में चलने वाले जो पानी की जो जहाज होती हैं, उन सब का प्रयोग किया जाता है। जलमार्ग द्वारा सस्ते व भारी, अब देखो जलमार्ग के द्वारा किन पदार्थों का परिवहन किया जाता है? तो जलमार्ग के द्वारा अधिकांशतः उन परिवहन के साधनों का या उन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। कि तो देखो सस्ते होते हैं, क्या होते हैं? सस्ते, या फिर वो काफी भारी होते हैं, जैसे लोहा अयस्क है, लोहा इस्पात है, सीमेंट है, अनाज है, आदि जो पदार्थ होते हैं इनमें या आदि वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? आदि वस्तुएं, जैसे लोहा इस्पात है, लोहा अयस्क है, अनाज है, सीमेंट वगैरह है, या अन्य इनसे संबंधित जितने भी जो वस्तुएं हैं, इनका परिवहन इस मार्ग के द्वारा किया जाता है। इस मार्ग के द्वारा किया जाता है, जल मार्ग के द्वारा किया जाता है। इसलिए जल परिवहन का अपने आप में एक विशेष महत्व माना गया है। जैसे मान लो चर्चा करते हैं, अपन भारत के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? भारत के लोग हैं, ठीक है। हम देखिए, अब आपको अमेरिका जाना है, कहाँ जाना है? अमेरिका, तो आप स्थल मार्ग से होकर के नहीं जा सकते, ठीक है। आप या तो वायु मार्ग के द्वारा जा सकते हैं, वायु मार्ग के जरिए जा सकते हैं, या फिर आप जल मार्ग के जरिए जा सकते हैं, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप सड़क परिवहन के द्वारा नहीं जा सकते, या रेल परिवहन के द्वारा नहीं जा सकते, वहाँ भी या तो आप वायु परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बनता है वो है जल मार्ग, क्योंकि वायु परिवहन काफ़ी महंगा होता है और वायु परिवहन के द्वारा इन वस्तुओं का परिवहन नहीं किया जा सकता है। भारी वस्तुएं होती हैं और इनको अधिकांश मात्रा में परिवहन किया जा सकता है, इसलिए इसका परिवहन करने के लिए या उस देश से जुड़ने के लिए अपने पास जो लास्ट ऑप्शन होता है वह जलमार्ग ही होता है। जलमार्ग के द्वारा हम उससे जुड़ सकते हैं, इसलिए जलमार्ग अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में या देश की जो अर्थव्यवस्था है या विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्योंकि अपन ये देखते हैं कि भाई जैसे मान लो सड़कें अब बनी है, बहुत दिन समय बाद में बनी थी, रेल परिवहन का विकास सबसे बहुत बाद में हुआ है, ठीक है, जैसे वायु परिवहन का विकास बहुत बाद में, तो लेकिन जो जल परिवहन है इसका इस्तेमाल तो मनुष्य बहुत पहले से करता है। जब आपने सुना कि जब भारत पर यूरोपीय देशों ने एक तरह से स्थापत्य जमाया था, यहाँ आकर के व्यापार के लिए वो लोग आए थे, तो किसके जरिए आए थे? तो जलमार्ग के जरिए आए थे। या जो विश्व के जो देश उनकी जो खोज हुई वो भी किसके जरिए हुई? वो भी जलमार्ग के जरिए। तो जलमार्ग आज का साधन नहीं है, ये बहुत पुराना और विशेष साधन माना जाता। अब अपन ये देखते हैं कि ये बात तो हो गई भाई, सबसे सस्ता साधन होता है, सुलभ साधन होता है, इसके परिवहन में खर्चा कम आता है, क्योंकि पोताशय निर्माण में खर्चा आता है, रख रखाव की कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है, स्टीमर्स नावें जलपोत इसमें चलते हैं, सस्ते परिवहन के साथ में भारी जो वस्तुएं होती है उनका इसमें परिवहन किया जाता है। तो ये जो चीज़ें अपन इसमें देख ली। आज टॉपिक्स में इस तरह से जल परिवहन की जो स्टार्टिंग करें, इस तरह से आप टॉपिक्स लिख सकते हैं इसके, ठीक है, 5-4 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब अपन ये देखते हैं जिस प्रकार से अपन सड़क परिवहन की बात करते हैं, सड़क परिवहन को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, वायु परिवहन को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जल परिवहन को भी हम एक तरह से उसके प्रकार कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, उसको अलग भागों में डिवाइड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब आप यहाँ देखिए भाई, अपन ये देखते हैं कि सभी जगह तो महासागर है नहीं। अपन भारत की बात करें तो भारत के तटीय क्षेत्र में महासागर है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में महासागर नहीं है, वहाँ तो हिमालय पर्वत है। अब अपने चीन की बात करें, चीन के आंतरिक भाग में कोई महासागर नहीं है, ठीक है, तो तटीय क्षेत्र में जरूर है, लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र में अगर अपन परिवहन करना चाहे तो आप महासागर कहाँ से लाएंगे? महासागर का पानी उपलब्ध नहीं हो सकता। तो वहां पर भी एक अपने पास एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन क्या होता है कि जो वहां पर बहने वाली जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, अपन बड़े बड़े झीलों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, उनके जरिए हम जल परिवहन संपन्न कर सकते हैं। जल परिवहन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक तो अपन समुद्र का इस्तेमाल करते हैं, एक नदी झीलों का इस्तेमाल करते हैं। तो उस आधार पे अगर अपन देखते हैं तो जल परिवहन को 2 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है, 2 भागों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 भागों में इसको अपन रख सकते हैं। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए कि जल परिवहन के प्रकार की बात करते हैं, उसके टाइप्स की बात करते हैं, तो जल परिवहन को मुख्य रूप से 2 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में रखा गया है? 2 वर्गों में रखा गया है। अब 2 वर्ग की बात करते हैं तो वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? जो पहला इसका जो वर्ग है, देखिए पहला वर्ग मैंने ये बनाया है आंतरिक जलमार्ग। कैसा जलमार्ग होता है? आंतरिक जलमार्ग। अब देखो आंतरिक का मतलब क्या होता है? आंतरिक का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर वाले भाग में परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाए, ठीक है, तो उस प्रकार के जो साधन होते हैं उसको आंतरिक परिवहन के साधन कहते हैं, ठीक। अब आंतरिक परिवहन की बात करते हैं। दूसरा कौन सा है? समुद्री जलमार्ग है। कौन सा है? समुद्री जलमार्ग है। तो समुद्र देश के सभी भागों में परिवहन उपलब्ध नहीं करवा सकता है, वो केवल तटीय प्रदेशों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है, आपको जलमार्ग उपलब्ध करवा सकता है। कि इस जलमार्ग क्या है? जो आपने नौकाएं देखी है, तो नौका के लिए भी जल रूपी एक शरीर है जिसके ऊपर नौकाओं को ऊपर दौड़ाते हैं, चलाते रहते हैं, उनको एक आधार मिलता है, एक मार्ग मिलता है जिसके जरिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। पहले वाले लोग क्या करते थे कि पहले वाले लोग जो आज तो ईंधन वाली जो पोतें हो गई, शक्ति से चलने वाली जो जहाजें हो गई, बन गई, जलयान बन गए। पहले वाले लोग थे वो या तो पतवार का प्रयोग करते थे, पतवार से उन नावों को चलाया करते थे, या ऐसे जैसे अपन बात करते हैं कि जो अपने भूमध्य रेखा के 2 नौकीय क्षेत्र हैं, लगभग 23.5 अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे कुछ एक विशेष प्रकार की नाव, उसको पाल वाली नाव कहते हैं। कैसे कहते हैं? पाल वाली नाव। तो पाल वाली नाव का प्रयोग क्या होता है कि उसमें एक पाल लगा होता है बड़ा सा आगे, तो उसमें हवा भरती है, तो हवा के दबाव से क्या होता है वो जो नाव जहाज वगैरह होती है वो चलती रहती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार समस्या क्या होती थी कि हवा का वेग जैसे कम होता वो वहीं रुक जाया करती थी, इसलिए उसमें सामान को या तो कम करना पड़ता था। आपने अश्व अक्षांश का नाम सुना होगा कि अश्व अक्षांश क्या होता है? ये इसलिए अश्व अक्षांश से पड़ा कि ये लोग जब घोड़े वगैरह का व्यापार करते थे उनको पानी में डाल दिया करते थे, ठीक है, ताकि उसका वेट वजन कम हो और वो आगे की ओर गति करे।
तो ये समुद्री जलमार्ग है। तो समुद्री जलमार्ग क्या करता है कि देश के जो तटीय भाग हैं, जैसे अपन भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से राज्यों को जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। जैसे गुजरात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। गुजरात में एक बंदरगाह बना हुआ है, कौन सा बंदर, जैसे वो 10वीं के एग्जाम में पूछा था, ये बंदरगाह पूछा था कि ये विशाखापट्टनम बंदरगाह पूछा था। कौन सा बंदरगाह पूछा था, विशाखापट्टनम बंदरगाह पूछा था। तो देखिए गुजरात में तटीय सेवा उपलब्ध है, जलमार्ग उपलब्ध है। तो गुजरात में एक गुजरात बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर एक बंदरगाह, इसको कांडला बंदरगाह कहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर भी जल सेवा उपलब्ध है, समुद्री मार्ग उपलब्ध है, गोवा में भी है। इसके अलावा आपका जो कर्नाटक है वहाँ भी है, नीचे तमिलनाडु में भी है, इधर जो केरल बच गया वहाँ भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उधर आपका जो उड़ीसा और जो पश्चिमी बंगाल है तो वहाँ पर इन सब क्षेत्रों में समुद्री मार्ग सेवाएं उपलब्ध है। लेकिन जो आंतरिक, जैसे यूपी की बात करें अपन, ठीक है, राजस्थान की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, ठीक, या जो बिहार है आपका, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा वगैरह, इधर आसाम वगैरह, उनकी बात करते हैं तो वहाँ पर समुद्री मार्ग उपलब्ध नहीं हो सकते। वहाँ पर आपको आंतरिक जलमार्ग ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, आंतरिक जलमार्ग। अब आंतरिक जलमार्ग में क्या आती है, नदी आती है और नहर, झीलें, नहरें वगैरह वो उसमें सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पर अपने जल परिवहन के कितने प्रकार किए, दो प्रकार किए, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। अब आंतरिक जलमार्ग की बात करते हैं तो आंतरिक जलमार्ग क्या होता है, तो ये या तो महाद्वीप होता है, जो महाद्वीप का नाम सुना, या स्थलीय जो भाग होते हैं उनके मध्य से होकर के गुजरते हैं। अब उनके मध्य से होकर के ये कोई उस पे धरातल पे थोड़ी चलते हैं, स्थल पे नहीं, वहाँ पे जो नदियाँ बनी होती हैं, झीलें बनी होती हैं, वहाँ पे नहरें बनी होती हैं, उनके माध्यम से वहाँ पर जो स्टीमर्स होते हैं, वहाँ पे जो आपकी नौकाएं होती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए ये जो आंतरिक जलमार्ग है इसमें बड़ी कठिनाई आती है। समुद्री जलमार्ग में इतनी कठिनाई नहीं आती है कि समुद्र में बहुत पानी होता है, इसलिए वहाँ पर तो साल भर आप स्टीमर चला सकते हैं, जहाज चला सकते हैं, नाव चला सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक जलमार्ग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको वर्ष भर मार्ग की सुविधा मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। कैसे, जैसे मान लो कि कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो वर्ष भर नहीं बहती हैं, मौसमी नदियाँ होती हैं, बारिश की ऋतु में बहती हैं, तो उसमें बारिश वाला जो समय 3-4 महीने का समय होता है उसमें अपना परिवहन कर सकते हैं। बाकी समय में उसमें पानी की आवक कम हो जाती है, इसलिए पानी सूख जाता है और आपकी नावें वहाँ पे नहीं चल सकती हैं। या कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो क्या करते हैं, सर्दी के अंदर वो बर्फ में जम जाती हैं, जैसे डल झील है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बात करते हैं, वहाँ पर कौन झील है, डल, वो जम जाती है। ठीक है, तो ऐसी नदियों में परिवहन नहीं किया जा सकता है। या कुछ नदियाँ ऐसी होती है जहाँ पे उसमें पानी तो साल भर आता है, लेकिन उसमें जो पानी के साथ जो मिट्टी आती है वो मिट्टी का निक्षेपण होता है, और निक्षेपण होने से क्या होता है, वहाँ पर मिट्टी का ढेर बन जाता है, इसलिए वो नावें चलाने में एक तरह से आसान नहीं होगी, क्योंकि उसको गहरा करना पड़ता है। जैसे हुगली नदी की बात करते हैं तो उसमें आए दिन मिट्टी इकट्ठी होती है, ठीक है, उसको साफ करना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्या अपने को आंतरिक जलमार्ग में देखने को मिल सकती है। तो ये महाद्वीपीय स्थलीय भागों से नदियों तथा झीलों से होकर के जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इसके लिए साल भर बहने वाली तथा कम ढाल वाली नदियाँ का होना जरूरी उपयुक्त होती हैं। भाई आप आंतरिक जलमार्ग में किन नदियों का प्रयोग करेंगे, जो साल भर बहे। जैसे आपसे पूछेगी आप विश्व में ऐसे कोई 2-4 नदियों के नाम बताइए जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि जो अफ्रीका में आपकी नदी है, नील नदी है, अमेरिका में जो सेंट लॉरेंस वाला जो क्षेत्र है, या यूरोप में जो राइन नदी है, डैन्यूब नदी वगैरह है, ठीक है, भारत में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये ऐसी नदियां हैं जिसमें पानी वर्ष भर बहता है और इसका इस्तेमाल हम हर समय कर सकते हैं। इसके लिए साल भर बहने वाली तथा कम ढाल वाली नदियां उपयुक्त रहती हैं। नदियों में रेत निक्षेपण जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जल परिवहन, जो आंतरिक जल परिवहन है उसमें प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। 3-4 बाधाएं प्रमुख हैं। पहला कि नदियाँ मौसमी है, साल भर नहीं बहती, पानी सूख जाता है। दूसरा, कुछ नदियाँ शीत ऋतु में जम जाती हैं। तीसरा, नदी में निक्षेपण हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
तो नदियों में रेत निक्षेपण जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। अब आगे चलते हैं, उन नदियों में मौसमी परिवहन होता है, वो शुष्क ऋतु में सूख जाती है तथा शीत ऋतु में जम जाती है। शीत ऋतु में क्या हो जाती है? जम जाती है। इसलिए जमे भाग पे आप नाव नहीं चला सकते, या सूखे या रेत पे भी आप नाव नहीं चला सकते हैं। तो विश्व में जिन भागों में, अब विश्व के जो भी भाग है जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों का इस्तेमाल जल मार्ग के रूप में किया जाता है, जल परिवहन के रूप में किया जाता है, और उनका व्यापारिक उपयोग किया जाता है। कैसा? उनका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। ये एक तरह से व्यापारिक महत्व की नदियां होती हैं, उनमें सामान को लाया ले जाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका आंतरिक परिवहन। अब समुद्री परिवहन क्या होता है? इसमें समुद्री परिवहन में समुद्र का इस्तेमाल किया, उसमें बड़ी बड़ी जो जलयान होती है उनको चलाया जाता है, और उनके जो अंतिम और प्रारंभ जो छोर होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह या पोताश्रय बने होते हैं, जहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जा सकता है, रोका जा सकता है, सामान को लादा या उतारा जा सकता है। जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर बनी होती है वो समुद्री मार्ग के अंदर आता है। तो यहाँ पर अपन आगे चल करके विश्व की कुछ ऐसी नदियों का अध्ययन करेंगे, या ऐसे जलमार्गों का अध्ययन करेंगे जो आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आंतरिक जलमार्ग के अंदर आते हैं। जैसे अमेरिका की कुछ नदियां हैं, ठीक है, या आपकी जो यूरोप की कुछ, जैसे राइन नदी है, ठीक है, उधर मिसौरी नदी है, ठीक है, या सेंट लॉरेंस झील क्षेत्र है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, और भी भारत में बहुत सारी नदियां हैं कि भारत में 5 जलमार्ग बना रखे हैं, ठीक है। उसी आधार पे नील नदी क्षेत्र है। तो इनका अपन अध्ययन करेंगे कि किन नदियों में आज वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन हो रहा है, और वो विश्व में एक तरह से व्यापार क्षेत्र को आगे बढ़ावा दे रही है। उनमें एक तरह से सहयोग की बात करते हैं, क्योंकि एक तरह से जल परिवहन होना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना एक तरह से सहयोगी होता है। तो इस तरह से उन नदियों की चर्चा करेंगे जो जल परिवहन में विशेष योगदान रखती है।